21 नंबर टॉपिक हम लोग देखेंगे आज लूसेंट का गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो ये लूसेंट का है गुप्त साम्राज्य का उदय जो है तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। यानी कि गुप्त साम्राज्य का जो है उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। तो सबसे पहले जो है इसको समझते हैं, समझना जरूरी है, उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो तीसरी शताब्दी में होता है। कहाँ? तो प्रयाग के निकट। कौन से स्थान पर? तो कौशाम्बी में होता है। किसका? तो गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। ये लोग जो थे संभवतः गुप्त लोग कुषाणों को संबंध थे, यानी कि संभावना है कि ये लोग जो है जताई जाती है कि गुप्त लोग जो है कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। सामंत यानी राजा के अंदर जो है उस समय सामंत होते थे। ठीक है, तो ये लोग सामंत थे, गुप्त लोग। तो यहाँ से जो है अब हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू के रूप में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे घुमाकर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कहाँ हुआ था? तो पहले का आंसर है कौशाम्बी में हुआ। दूसरा सवाल है, गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ? तीसरी शताब्दी के अंत में। दूसरा सवाल का ये आंसर हुआ। तीसरा सवाल अब है, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में कहाँ हुआ? तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। 3 सवाल का आंसर हो गया। अब चौथा सवाल है कि तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में किस साम्राज्य का उदय हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। यानी कि इस एक लाइन से 4 सवाल हमने एमसीक्यू के रूप में जो है सॉल्व किए 360 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभवतः जो है गुप्त लोग कुषाणों के संबंध थे, तो इससे अब सवाल बनाते हैं कि गुप्त लोग किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत थे। फिर से सवाल, कुषाणों के सामंत कौन थे? तो गुप्त लोग थे। यानी कि 4 और 2 6, इस लाइन से 6 क्वेश्चन हम लोग बनाए, एक एक को तोड़ तोड़ कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी, यानी इसका समय काल था, तो ये संस्थापक था। तो सवाल है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। समय काल था 240 से 280 ईस्वी। अब यहाँ पर हम लोग जो है इस लाइन से ऊपर वाला लाइन का लिंक है, और जो है इस लिंक को समझना है ताकि याद रह सके कहानी की तरह। क्या होता है कि गुप्त जो लोग थे वो कुषाणों के क्या थे? तो सामंत थे। यानी कि राजा का अधीन जो है उस समय मतलब छोटे छोटे सामंत होते थे, और उनके अधीन जो जमीनें थी और छोटे छोटे सेना भी रखते थे, और जब भी जरूरत पड़ती थी राजा को ना युद्ध के समय, तो ये जो सामंत जो है सैनिक को देते थे। तो ये सामंत थे किसके? तो कुषाणों के सामंत थे। कौन? तो गुप्त लोग। उसके बाद क्या होता है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक श्रीगुप्त क्या करता है कि तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में क्या करता है कि गुप्त साम्राज्य का उदय करता है। यानी कि गुप्त साम्राज्य का क्या करता है? संस्थापक बनता है, संस्थापना करता है, स्थापना करता है। कौन करता है? श्रीगुप्त। कब करता है? तो श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था। इसने तीसरी शताब्दी के अंत में, ऊपर देखते हैं यहाँ से दूसरा लाइन जो है ऊपर वाला लाइन से जुड़ा हुआ है। तो गुप्त जो है आपका ये यहाँ पर देखिए, ये श्रीगुप्त जो है तीसरी शताब्दी के क्या करता है कि अंत में, तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट, यानी कि श्रीगुप्त ने तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का क्या करता है? स्थापना करता है। चलिए अब नीचे चलते हैं। अब अगला लाइन देखते हैं। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी इसका समय था। यानी कि घटोत्कच का जो समय काल था 280 से 320 ईस्वी था। तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। तो सवाल है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो घटोत्कच हुआ। फिर से सवाल है कि घटोत्कच किसका उत्तराधिकारी था? तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से लिंक करके समझते हैं। कुषाणों के जो है, कुषाण जो वंश था उसके ये सामंत थे। कौन? तो गुप्त लोग थे। गुप्त लोग थे। और श्रीगुप्त क्या करता है कि तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त वंश का स्थापना करता है। उसके बाद स्थापना करता है और मतलब राज करता है। उसके बाद क्या होता है कि उसका उत्तराधिकारी होता है घटोत्कच। इसके बाद श्रीगुप्त के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह जो है 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो अब जो है हम लोग
यहाँ पर जो है इस लाइन को पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं, समझना जरूरी है, उसके बाद MCQ करेंगे। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो घटोत्कच हुआ। घटोत्कच के बाद कौन हुआ? तो जो है चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। और ये जो चंद्रगुप्त प्रथम जो हुआ ये क्या था? तो गुप्त वंश का प्रथम जो है महान सम्राट बना। कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम। यह जो है 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने जो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और महाराजा धीराज की क्या की? तो उपाधि धारण की। चलिए अब जो है इसको MCQ के रूप में देखते हैं। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। यह कब गद्दी पर बैठा? तो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने किससे विवाह किया था? तो लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो सवाल है कि किसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने यह उपाधि धारण की थी। तो सवाल फिर से है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। यह गद्दी पर कब बैठा? 320 ईस्वी में बैठा। इसने किससे शादी की थी? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। गुप्त संवत जो है 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। तो उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम क्या करता है कि गुप्त संवत की शुरुआत करता है, यानी कि गुप्त संवत की शुरुआत करता है। इसका समय है 319 से 320 ईस्वी। एक होता है गुप्त संवत, एक होता है विक्रम संवत, एक होता है शक संवत। तो भारत सरकार जो है शक संवत का इस्तेमाल करती है, ये पढ़ा चुके हैं। तो जो है प्लेलिस्ट में है, आप जाकर पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। तो भारत सरकार किसका इस्तेमाल करती है? तो शक संवत। और यहाँ पर है गुप्त संवत। तो गुप्त संवत जो है इसका समय है 319 से 320 ईस्वी। इसकी शुरुआत किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। अब ध्यान से यहाँ पर देखते जाइए। पहला होता है आपका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था। इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो घटोत्कच था। घटोत्कच के बाद कौन बने? तो चंद्रगुप्त प्रथम। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम ऐसे फर्स्ट यानी प्रथम। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शॉर्ट लिखते हैं, शॉर्ट में समुद्रगुप्त याद रखिएगा। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद कौन होते हैं? तो समुद्रगुप्त होते हैं। इसके बाद आगे जो है उसको पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी कौन थे? तो समुद्रगुप्त था। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। ये 335 ईस्वी में जो है क्या होता है कि गद्दी पर बैठता है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। तो सवाल कर लेते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम का हुआ। गद्दी पर कब बैठा? तो 335 ईस्वी में बैठा। कौन बैठा? तो समुद्रगुप्त बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इसने जो है आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो अब ध्यान से सुनते जाइए, इसको समझना है ताकि याद हो जाए। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होता है समुद्रगुप्त। 335 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठता है और इसे क्या करता है कि आर्यावर्त के 9 शासकों को हराता है और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या करता है कि ये पराजित करता है, हराता है। और इसी विजय के कारण, यानी कि इन जो है 9 आर्यावर्त के शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करने के कारण ही इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? तो समुद्रगुप्त को। तो अब जो है सवाल करते जाते हैं कि यहाँ से कि किसके कारण जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका कारण है कि आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करने के कारण ही और इन पर विजय पाने के कारण ही जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। इसने अश्वमेध कर्ता विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसने जो है अश्वमेध कर्ता
विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। किसने जो है, सवाल है कि किसने जो है अश्वमेध, कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की? तो समुद्रगुप्त ने ये उपाधि धारण की। सवाल है फिर से कि समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अश्वमेध, कर्ता, विक्रमांक, परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। इसे कविराज भी कहा जाता है। किसको? तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त क्या था? तो विष्णु का उपासक था। सवाल है कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो विष्णु का उपासक था। विष्णु का उपासक कौन था? तब समुद्रगुप्त था। हम लोग फिर से आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। यानी कि ऐसा अनुमान जो है उसके सिक्कों पर, यानी उसके जो सिक्के उसने जारी किए थे, किसने? तो समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी किए थे उस सिक्के पर जो है वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। किसको? तो समुद्रगुप्त को। और इससे जो है अनुमान लगाया गया कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इसने जो है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। तो सवाल है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। इसने किस लेख की रचना की? इसने जो किस लेख की रचना की? तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। किसने? तो हरिसेन ने। सवाल है कि हरिसेन ने किस लेख की रचना की? तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। ये कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। कौन? तो हरिसेन। अब हम लोग आगे देखते हैं। नोट। परम भागवत को उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। परम भागवत को उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। सवाल है कि समुद्रगुप्त किसकी उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। कौन? तो समुद्रगुप्त। गया एवं नालंदा से मिले दो ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। गया और नालंदा से मिले दो ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। सवाल है कि गया और नालंदा से मिले दो ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। यानी कि गया और नालंदा में मिले दो ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। यानी कि परम भागवत किस दो ताम्रलेख में कहा गया है? तो गया और नालंदा से मिले दो ताम्रलेख में कहा गया है। किसको? तो समुद्रगुप्त को। क्या कहा गया? तो परम भागवत। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। अब जो है आपका जो है समुद्रगुप्त तक हम बता दिए थे। अब देखिए समुद्रगुप्त शॉर्ट में लिख रहे हैं का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है उत्तराधिकारी। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय उसका उत्तराधिकारी होता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुआ वो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ और 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और इसके समय में क्या होता है कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। तो सवाल आप करते जाएंगे कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। राजगद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय कब बैठा? तो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। किसके समय में? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। फिर से सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में किस देश का बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था? तो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। फिर से सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में
चीनी बौद्ध यात्री कौन था जो भारत आया था? तो फाहियान था जो भारत आया था। आगे देखते हैं, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। यानी कि शकों पर जो है विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। अब समझना है, पहले तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ और ये 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। बैठने के बाद जो है इसी के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आता है। और आगे जो है शकों पर विजय, यानी कि शक जो थे उस पर क्या होता है कि युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विजय होता है, ठीक है, जीत जाता है। और जीतने के बाद जो है इसने जो है उसके खुशी में, उपलक्ष्य में, यानी कि खुशी में चांदी के क्या किया, तो सिक्के चलवाया, चांदी के सिक्के। तो सवाल है कि किस पर विजय पाने के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए? तो शकों पर विजय के उपरांत या उपलक्ष्य में ऐसे तो चांदी के सिक्के चलवाए। चलिए, चंद्रगुप्त शकों पर विजय के उपलक्ष्य में गुप्त वंश का किस शासक ने चांदी के सिक्के चलवाए? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और आगे क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय क्या होता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। यानी कि इससे पहले क्या होता है कि 57 ईसा पूर्व में, यानी कि इसके बहुत पहले उज्जैन के एक शासक था, उसने भी पश्चिमोत्तर भारत में, यानी पश्चिमी भारत में शक जो है बसे हुए थे, मतलब शक राज करते थे। तो क्या होता है कि युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो है वो उस समय का उज्जैन का शासक क्या होता है कि विजय प्राप्त करता है, और उसके उपलक्ष्य में जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद चंद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश आता है, और गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है फिर से शक जो थे उन पर क्या होता है कि विजय प्राप्त करता है। पहले तो वो किया था 57 ईसा पूर्व में, शकों पर ही विजय प्राप्त किया था, तब विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। फिर गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शकों से युद्ध करता है, और उस युद्ध में विजय होता है, यानी कि जीत जाता है, और जीतने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। यानी कि दोनों के दोनों जो उपाधि धारण किए थे, पहले वो किया था, उसके बाद ये किया है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो दोनों शकों पर ही विजय पाने के बाद उपाधि धारण किए थे। तो यूँ समझ ले कि ये हो सकता है ये देखा देखी किया होगा, तो वो भी शकों पर पराजित किया था, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। मैं भी शकों को पराजित किया हूँ, तो मैं भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता हूँ, शायद इसलिए धारण किया होगा, हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों जो है शकों पर विजय पाने के बाद ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साव चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। साव जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था? तो साव था, साव, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। तो सवाल है कि गुप्त वंश के किस शासक के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे? विद्या के क्या थे? तो प्रमुख केंद्र थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फिर से सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में मतलब कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो विद्या के प्रमुख केंद्र थे? तो पाटलिपुत्र था और उज्जैनी था, ये दोनों जो है विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चलिए आगे फिर से देखते हैं। इसमें सवाल है, अगला सवाल कि चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था तो साव था। फिर से सवाल है कि साव किसका राजकवि था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। यानी कि अनुश्रुति है, और उस अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान रहते थे? तो 9 विद्वान रहते थे, 9 विद्वान, ठीक है। और इन्हीं को जो है 9 विद्वानों के मंडली निवास करती थी, जिसे क्या कहा गया? तो नवरत्न कहा गया है, नवरत्न। तो सवाल है कि किसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फिर से सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है? तो 9 विद्वानों की। फिर से सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी और उसे क्या कहा जाता था? तो 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है या कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे।
यानी कि महाकवि कालिदास जो थे संभवतः जो है इनमें मतलब सबसे पहले थे, अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त जो है 9 रत्नों में कालिदास के अतिरिक्त धन्वंतरी थे, छपड़क थे, यानी छपड़क क्या थे, तो फलित ज्योतिष के विद्वान थे छपड़क। अमर सिंह थे यानी कि कोशकार थे। शंकु जो थे वास्तुकार यानी कि वास्तुकार थे। बेताल भट्ट घटकर पर वराहमिहिर खगोल विज्ञानी थे। वराहमिहिर क्या थे, तो खगोल विज्ञानी थे। एवं वर रुचि जैसे विद्वान थे, एवं वर रुचि जैसे क्या थे, तो विद्वान थे। किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और ये क्या कहलाते थे, तो नवरत्न कहलाते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव था वो वीरसेन था और वो शैव मतावलंबी था। तो सवाल है कि फिर से कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव कौन था, तो वीरसेन था। वो क्या था, तो शैव मतावलंबी था। सवाल फिर से है कि क्वेश्चन है कि वीरसेन कौन सा मतलब किस धर्म का मतावलंबी था, तो शैव धर्म का मतावलंबी था। और वीरसेन क्या था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था, तो संधि विग्रहिक सचिव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। जिसने जो है शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। तो सवाल है कि किसने जो है शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था, तो आपका हो जाएगा वीरसेन ने करवाया था। चलिए सवाल है कि शिव की पूजा के लिए किसने जो है एक गुफा का निर्माण करवाया था, तो वीरसेन ने। और किस पहाड़ी में, तो उदयगिरी पहाड़ी में। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। वीरसेन जो था व्याकरण का, न्याय मीमांसा का और शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। कौन, तो वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो गोविंद गुप्त या कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि इसका दो नाम था, कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, ये दो नाम था, यही हुआ। तो आप ध्यान देना है यहाँ पर कि श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त आपका चंद्रगुप्त वंश का संस्थापक था। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो घटोत्कच हुआ। घटोत्कच के बाद कौन हुआ, घटोत्कच के बाद तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो आपका कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ। तो इस तरह से ये उत्तराधिकारी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी, यानी इसका समय था, तो ये था। तो सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त। सवाल फिर से है कि कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त किसका उत्तराधिकारी था, या हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने की। नालंदा जो है विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने की। सवाल है कि कुमारगुप्त प्रथम ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री ह्वेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। यानी कि नालंदा के बारे में अधिक जानकारी जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय के कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों यानी कि थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के सभी संप्रदायों यानी कि कौन कौन से, तो थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा एवं इसके आसपास स्थित बोधगया और कुर्कीहार आदि केंद्रों में आते थे। चलिए इसी के साथ से ये पेज समाप्त हुआ। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज देखते हैं।
कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त जो है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। सवाल अब यहाँ पर करते जाते हैं। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो स्कंदगुप्त हुआ। इसका समय काल था 455 से 467 ईस्वी। अब आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त जो है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का क्या किया? तो पुनरुद्धार किया। पहला जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या होता है कि मौर्य वंश के समय में जो है सुदर्शन झील का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। उसके बाद उसका निर्माण या पुनरुद्धार किया गया था रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। उसके बाद जो है स्कंदगुप्त के द्वारा जो है दूसरी बार पुनरुद्धार किया गया। किसके द्वारा? तो स्कंदगुप्त के द्वारा। किसका? तो सुदर्शन झील का। तो इस तरह से याद रखिएगा। सवाल है कि स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित किस झील का पुनरुद्धार किया था? तो सुदर्शन झील का। किसका? तो आपका सुदर्शन झील का। चलिए, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया था? तो स्कंदगुप्त के द्वारा। फिर से सवाल है कि सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? तो गिरनार पर्वत पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त जो है पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। तो सवाल है कि स्कंदगुप्त ने किसको जो है सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? तो पर्णदत्त को नियुक्त किया। फिर से है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? तो सौराष्ट्र का। फिर से सवाल है कि सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त को किसने नियुक्त किया? तो स्कंदगुप्त ने नियुक्त किया। अगला देखते हैं। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। यानी कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। तो सवाल है कि किसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हो गया? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। तो गुप्त यानी कि विष्णुगुप्त कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक था। सवाल है कि फिर से कि अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भोक्ति या प्रांत थी। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भोक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक ऊपरिक कहलाते थे। जिसके शासक ऊपरिक कहलाते थे। सवाल फिर से है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो देश थी। सवाल है ये पहला। दूसरा सवाल है, देश जो है गुप्त साम्राज्य की क्या थी? तो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी। यानी कि फिर से सवाल है कि सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश किस साम्राज्य की थी? तो गुप्त साम्राज्य की थी। फिर से आगे सवाल देखते हैं। जिसके शासक को क्या कहा जाता था? तो गोपना कहा जाता था। जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। किसके शासक को गोपना कहा जाता था? तो जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी उसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भोक्ति या प्रांत थी। और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या कौन थी? भोक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक क्या थे? तो ऊपरी कहलाते थे। जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे। तो किसके शासक जो ऊपरी कहलाते थे? भोक्ति या प्रांत के शासक। ये क्या था? एक दूसरी प्रादेशिक इकाई थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भोक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। भोक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। भोक्ति के नीचे विषय या जिला नामक क्या होती थी? तो प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। सवाल है कि भोक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख क्या कहते थे? तो आपको विषयपति कहलाते थे या कहते थे। सवाल है कि फिर से कि विषयपति मतलब किसको कहा जाता था? तो भोक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट कहा जाता था या भाट कहा जाता था। तो सवाल है कि किस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था? तो पुलिस विभाग के। फिर से सवाल है कि पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? चाट या भाट कहा जाता था। फिर से सवाल है कि चाट एवं भाट पुलिस विभाग के किस कर्मचारियों को कहा जाता था? तो साधारण कर्मचारियों को, जो साधारण कर्मचारी थे ना, उसी को जो है चाट और भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था।
पुलिस विभाग का मुख्य जो अधिकारी था वो दंडपाशिक कहलाता था। तो सवाल है कि पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो दंडपाशिक कहलाता था। फिर से सवाल है कि दंडपाशिक किसको कहा जाता था? तो पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था, यानी कि मेन जो मुख्य अधिकारी होता था, उसी को दंडपाशिक कहलाता था या कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम का प्रशासन जो है ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे, यानी अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो आपकी ग्राम थी। ग्राम क्या थी? तो ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था? तो ग्राम सभा द्वारा। ग्राम का प्रशासन जो है किसके द्वारा संचालित होता था? तो ग्राम सभा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? तो ग्रामीण कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? तो ग्रामीण कहलाता था। और अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। और अन्य सदस्य जो है महत्तर कहलाते थे। अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो पेट कहा जाता था। तो सवाल है कि पेट किसको कहा जाता था? तो ग्राम समूह की छोटी इकाई को। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। तो किस शासक के ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है? तो गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। तो सवाल है कि किस गुप्त शासक के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है? तो कुमार गुप्त। सवाल फिर से है कि गुप्त शासक कुमार गुप्त के किस ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों को लेकर? तो दामोदरपुर ताम्रपत्र में। फिर से सवाल है कि गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में किसकी बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों को लेकर? तो भूमि बिक्री संबंधी। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। भू राजस्व जो है कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। तो सवाल है कि भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना हुआ करता था? तो 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम यानी बिष्टी राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। गुप्त काल में जो है बलात् श्रम बिष्टी राज्य के लिए आय का क्या माना जाता था? स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। इसे जो है जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार के भूमि थी। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार के भूमि थी। क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि। क्षेत्र जो है कृषि करने योग्य भूमि। वास्तु वास करने योग्य भूमि। वास्तु जो है वास करने योग्य भूमि। चारागाह भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि। और चारागाह भूमि जो है पशुओं के चारा योग्य भूमि। सील जो है ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपराहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। तो फिर से यहाँ पर देखते हैं ऊपर से क्वेश्चन करते हुए, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। कौन सी? तो क्षेत्र जो है कृषि करने योग्य भूमि थी, यानी कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। पशुओं के लिए चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सील कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी अपराहत कहा जाता है। सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था? राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। तो राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किसके लिए होता था? तो सिंचाई के लिए होता था। फिर से सवाल है कि सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था? तो राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। राहट या घंटी यंत्र किसके लिए प्रयोग होता था? तो सिंचाई के लिए। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ज्येष्ठक कहा जाता था। ज्येष्ठक किसको कहा जाता था? तो श्रेणी के प्रधान को।
ज्येष्ठक किसको कहा जाता था? श्रेणी के प्रधान को। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में जो है उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो सवाल है कि गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या था? व्यापारिक केंद्र था। फिर से सवाल है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तो उज्जैन था। फिर से सवाल है कि उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था किस काल में? तो गुप्त काल में। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त राजाओं ने जारी की। इनके स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। इनके स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। गुजरात के बाद जो है गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। तो सवाल है कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक क्या जारी किए? तो स्वर्ण मुद्राएं जारी किए। इनके स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों में क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। दिनार किसको कहा जाता था? तो इनके स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में। सवाल फिर से है, गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। तो सवाल है कि चांदी के सिक्के किस विजय के बाद गुप्त राजाओं ने जारी किए? तो गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। जो केवल स्थानीय लेन देन में चांदी के सिक्के चलते थे। सवाल है कि स्थानीय लेन देन में किसके सिक्के चलते थे? तो चांदी के सिक्के चलते थे। सवाल फिर से है कि चांदी के सिक्के किस में चलते थे? तो स्थानीय लेन देन में चलते थे। अब चांदी के सिक्के जो है बड़ी संख्या में कब जारी किया गया? तो गुजरात के बाद। किसके द्वारा? तो गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में जारी किए चांदी के। अब चलिए आगे देखते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर के बारे में देखते हैं। मंदिर और स्थान। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, मंदिर और स्थान। विष्णु मंदिर, तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर जो है तिगवा में है, जबलपुर में और मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर कहाँ है? तो तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर है भूमरा, नागौदा, मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर जो है भूमरा में है, नगौदा, मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर जो है नैना कोठार, मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर जो है नैना कोठार, मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। दशावतार मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्मित, देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर जो है खो, नागौद, मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर जो है खो में है, नागौद, मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्मित, लक्ष्मण मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्मित, भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित, भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। विष्णु मंदिर कहाँ है? तो तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर कहाँ है? तो भूमरा, नागौदा, मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर कहाँ है? तो नैना कोठार, मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित, देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर जो है खो, नागौद, मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित, भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। सवाल है कि कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। फिर से सवाल है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो कायस्थों के बारे में सर्वप्रथम, कायस्थों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन उष्णम स्मृति में मिलता है। यानी कि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है उष्णम स्मृति में मिलता है। फिर से सवाल है कि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? तो उष्णम स्मृति में मिलता है। सवाल है फिर से उष्णम स्मृति में किसके बारे में सर्वप्रथम वर्णन मिलता है? तो जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। बिंद जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। बिंद के जंगल में जो है सबर जाति के लोग जो है अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। यानी कि सवाल है फिर से, किस जंगल में जो है सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? तो बिंद जंगल में। फिर से सवाल है कि बिंद जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? तो सबर जाति के। फिर से सवाल है कि बिंद जंगल में सबर जाति के लोग किसको जो है मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? तो अपने देवताओं को। फिर से सवाल है कि बिंद जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को किसका मांस चढ़ाते थे? तो मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार किसी का सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। पहली बार जो है किसी का सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के
एरन अभिलेख से मिलता है, एरन अभिलेख से मिलता है। तो सवाल है कि पहली बार किसी के शक्ति होने का प्रमाण कब मिलता है? तो 510 ईस्वी में। किसके अभिलेख में मिलता है? तो भानुगुप्त के। कौन सा अभिलेख है? तो एरन अभिलेख में मिलता है। सवाल है कि एरन अभिलेख में क्या मिलता है? तो पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब? तो 510 ईस्वी में। किसका है? तो ये भानुगुप्त का, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी का सती होने का उल्लेख है। जिसमें जो है एरन अभिलेख यानी कि भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, इसमें जो पहली बार सती होने का प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी में। और इसमें लिखा गया है कि भोजराज की मृत्यु हो जाती है, कोई है जिसका नाम भोजराज है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी जो है सती हो जाती है। तो उसी का उल्लेख जो है इसमें किया गया है एरन अभिलेख में। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति जो करती थी उस महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। वृद्ध जो हो जाती थी वेश्या, उसको क्या कहा जाता था? तो कुटनी कहा जाता था। तो किस काल में जो है वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था? तो गुप्त काल में। चलिए फिर से सवाल है कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो गणिका कहा जाता था। फिर से सवाल है कि गणिका गुप्त काल में किसको कहा जाता था? तो वो महिलाएं जो वेश्यावृत्ति करती थी। चलिए फिर से आगे है, अगला सवाल देखते हैं। वृद्ध महिला को क्या कहा जाता था? तो कुटनी कहा जाता था। यानी कि कौन सी महिला वृद्ध में? तो वृद्ध वेश्या जो थी, जो उनको जो कुटनी कहा जाता था। तो कुटनी किसको कहा जाता था? तो वृद्ध वेश्याओं को कहा जाता था। कब कहा जाता था? तो गुप्त काल में। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज देखते। गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो सवाल है कि सवाल है गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। फिर से सवाल है कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तो गुप्त सम्राट थे, तथा उन्होंने इसे राज धर्म बनाया। तथा उन्होंने इसे क्या बनाया? तो राज धर्म बनाया। किसको? तो वैष्णव धर्म को। किसने? तो गुप्त सम्राट ने। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। विष्णु का जो वाहन था गरुड़, गुप्तों का क्या था? तो राज चिन्ह था। तो सवाल है कि गुप्तों का राज चिन्ह क्या था? तो विष्णु का वाहन गरुड़। फिर से है कि विष्णु का वाहन गरुड़ किनका राज चिन्ह था? तो गुप्तों का राज चिन्ह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में वैष्णव धर्म सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी यानी बेतवा नदी के तट पर स्थित है। सवाल है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। फिर से सवाल है यह कहाँ है? तो जिला ललितपुर में है। किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है, किनारे या तट पर स्थित है। कौन सा? तो वैष्णव धर्म संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में, यानी कि अजंता में जो है निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही क्या है? तो शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। यानी कि 29 गुफाएं हैं किसमें? अजंता की में। अजंता की जो है उसमें जो है 29 गुफाएं हैं और वर्तमान में केवल 6 ही शेष बचे हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। यानी कि गुप्त काल में जो है 2 ही गुफा है गुप्त काल की, 16 और 17, बाकी दूसरे काल की है। और गुफा कितनी है? तो 29 है। कितनी बची हुई है और वर्तमान में? तो 6 ही शेष है। कहाँ है? तो अजंता में। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इसमें जो है गुफा संख्या 16 उसमें जो उत्कीर्ण क्या है? तो मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। यानी कि गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण के घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। यानी कि गुफा संख्या 17 जो गुप्तकालीन है, इसको जो है चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। किसमें? तो गुफा संख्या 17 में। ये किस काल का है? तो गुप्त काल का है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म की किससे है? तो महायान शाखा से है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। तो सवाल है कि अजंता की गुफाएं
बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? तो महायान शाखा से संबंधित है। फिर से सवाल है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा से किसकी गुफाएं संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। गुप्त काल में निर्मित अन्य जो गुफा है वो गुफा जो है बाघ की गुफा है, जो बाघ यानी जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। यानी कि गुप्त काल में एक अन्य भी गुफा है जिसको बाघ की गुफा कहा जाता है, जो बाघ जो है बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। और यह जिला है धार और मध्य प्रदेश में ये है बाघ गुफा। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। गुप्त काल में ही विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो है संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। तो सवाल है कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। सवाल है कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का क्या माना जाता है? तो सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। और ये किस काल में लिखी गई थी? तो गुप्त काल में। सवाल फिर से है कि गुप्त काल में किसके द्वारा लिखित पंचतंत्र जो है संस्कृत भाषा में है संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है? तो ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। सवाल आगे देखते हैं। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। बाइबिल के बाद इसका स्थान कितना है? तो दूसरा है। कौन से ग्रंथ का? तो पंचतंत्र का। किसने लिखा है पंचतंत्र को? विष्णु शर्मा ने लिखा है। कब? गुप्त काल में। इसे 5 भागों में बांटा गया। इसे जो है 5 भागों में बांटा गया। किसको? तो पंचतंत्र को। पहला जो है मित्र भेद, दूसरा जो है मित्र लाभ, तीसरा जो संदीप विग्रह है, चौथा जो है लब्ध प्रणांश है, और पांचवा है उपरीक्षाकारित्व। तो 5 भागों में बांटा गया है इसको, तो पंचतंत्र को। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टियम यानी कि आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। तो सवाल है कि आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ लिखे? तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। फिर से सवाल है कि आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो आर्यभट्ट ने लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। किसने जो है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए? तो आर्यभट्ट ने बताए। किसने? तो आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट पर पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट जो है पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। सवाल है कि पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। जिसने जो घोषणा की कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक एवं लघु जातक की रचना की। वराहमिहिर जो है खगोल शास्त्री थे और ये जो है बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक, लघु जातक की रचना की। तो सवाल है कि वराहमिहिर ने किसकी रचना की? तो बृहत संहिता की, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक की और लघु जातक की रचना की। तो फिर से सवाल है कि बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना किसने की? तो वराहमिहिर ने की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की गई है। यानी कि बृहत संहिता में जो है नक्षत्र विद्या की, वनस्पति शास्त्र की, प्राकृतिक इतिहास की और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। किसमें? तो बृहत संहिता में। सवाल है कि नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा किसमें की गई है? तो बृहत संहिता में। बृहत संहिता में। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त जो है इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। तो सवाल है कि ब्रह्मगुप्त किस काल के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे? तो गुप्त काल के। फिर से है गुप्त काल के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे तो ब्रह्मगुप्त। फिर से सवाल है गुप्त काल के ब्रह्मगुप्त क्या थे? तो नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। फिर से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। यानी उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। यानी प्रकृति के नियम के अनुसार जो है सभी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्योंकि पृथ्वी जो है स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। संग्राहिणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है। कौन? तो संग्राहिणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है। तो सवाल है कि संग्राहिणी सूत्र क्या है? तो एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है।
एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो संग्रहणी सूत्र है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई। जिसकी रचना कब की गई थी? तो 12वीं शताब्दी में की गई थी। किसकी? तो संग्रहणी सूत्र की। ये क्या है? तो ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणा शामिल है। जिसमें जो है ब्रह्मांड की संरचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणा क्या है? तो शामिल है। गुप्त काल में गुप्त काल में पलकाणव ने पशु चिकित्सा पर हस्तया आयुर्वेद लिखा। यानी कि गुप्त काल में जो है पलकाणव जो है पशु चिकित्सा यानी पशु के चिकित्सा पर हस्तया आयुर्वेद लिखे। हस्तयायुर्वेद लिखे कौन? तो पल्लव काणव। किस काल में? तो गुप्त काल में। क्या लिखे? तो पशु चिकित्सा पर हस्तया आयुर्वेद लिखे। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। नवनीतकम की रचना कब की गई? तो गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियाँ दी गई है। यानी कि नवनीतकम में जो है नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियाँ दी गई है। और इसकी रचना कब किया गया? तो गुप्त काल में किया गया है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। पुराणों की जो है वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई? तो गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। इसमें क्या है? तो ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। किसमें? तो पुराणों में। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। संस्कृत जो है गुप्त राजाओं की क्या थी? तो शासकीय भाषा थी। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। तो किस राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी? तो गुप्त राजाओं की। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपया कहा जाता था। रुपयका। फिर से सवाल है कि रुपया का किस काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था? तो गुप्त काल में। फिर से सवाल है कि रुपया गुप्त काल में कौन सा सिक्का था? तो चांदी का सिक्का था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। यानी कि याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना जो है गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। मंदिर बनाने की कला कब हुआ? तो इसका जन्म जो है गुप्त काल में ही हुआ। उसके पहले जो है मंदिर बनाने की कला नहीं थी। तो सवाल पूछेगा कि मंदिर बनाने की कला किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। सवाल है कि गुप्त काल में किस कला का जन्म हुआ? तो मंदिर बनाने की कला का। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास जो है गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त वंश के शासकों ने जो है मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक क्या दिया? तो गांव जो है ग्राम यानी कि गांव अनुदान में दिया। सवाल है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश के। फिर से सवाल है कि गुप्त वंश के शासकों ने किसको जो सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। गुप्त काल में लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। गुप्त काल जो है लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। भास के जो है 13 नाटक हैं और ये नाटक सभी गुप्त काल के ही हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। यानी कि शूद्रक जो है नाटक लिखते हैं कौन सा? तो मृच्छकटिकम। तो सवाल है कि मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया? तो शूद्रक के द्वारा। शूद्रक के द्वारा क्या लिखा गया? तो मृच्छकटिकम लिखा गया। इसका हिंदी में क्या हुआ? या माटी का खिलौना गाड़ी कहा जाता है, जिसमें जो है निर्धन ब्राह्मण के साथ यानी एक निर्धन एक गरीब ब्राह्मण है जिसका जो है वेश्या का प्रेम वर्णित है, जिसके साथ जो वेश्या का प्रेम है था, तो उसी के बारे में इसमें वर्णित है। किसमें? मृच्छकटिकम में। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है और यह जो है प्राचीन नाटकों में क्या है? तो सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। देवी चंद्रगुप्तम जो है, देवी चंद्रगुप्तम क्या है? तो देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। तो देवी चंद्रगुप्तम किसकी संस्कृत नाटक है? तो विशाख दत्त की। विशाख दत्त की संस्कृत नाटक कौन है? तो देवी चंद्रगुप्तम है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन का शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। यानी कि यह जो है देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई संस्कृत नाटक है। और इस नाटक में कहानी ये है कि गुप्त राजा जो था गुप्त राजा कौन था? तो रामगुप्त था। गुप्त राजा रामगुप्त था। ये जो है ना बहुत ही डरपोक और कमजोर और कायर राजा था। तो इसकी कहानी है, ये क्या होता है कि रामगुप्त जो है गुप्त राजा था और ये क्या करता है कि अपनी रानी जो है, इसकी रानी कौन थी? ध्रुव देवी थी। ध्रुव देवी इसकी पत्नी थी, इसकी रानी थी। इसको जो है एक शक आक्रमणकारी था, तो उसी को सौंपने का फैसला किया था। वो बोला था कि अपनी पत्नी को मुझे दो, ठीक है।
तो ये जो है डरपोक कायर था, इसने जो अपनी पत्नी को ध्रुव देवी को उस आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है। लेकिन उसका छोटा जो भाई था, उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त, ये क्या करता है कि अपने बड़े भाई को गुस्सा हो गया कि ये कैसा इंसान है कि अपनी पत्नी को दूसरों को दुश्मन को दे रहा है। तो उसने क्या किया कि अब क्या करता है कि रानी के भेष क्या करता है कि कहता है कि नहीं, रानी के भेष में जाता है दुश्मन के शिविर में, और प्रवेश करने के बाद क्या करता है कि उसको मार डालता है, यानी कि वो शक जो आक्रमणकारी था उसको मार डालता है। मार डालने के बाद आता है फिर रामगुप्त को भी मार देता है, ठीक है। और उसके बाद से रानी जो ध्रुव देवी थी, रामगुप्त की पत्नी जो रानी ध्रुव देवी थी, उससे ये क्या करता है, चंद्रगुप्त जो है शादी कर लेता है। सही किया, एकदम सही किया। डरपोक कायर आदमी अपनी पत्नी को दूसरों को देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अपनी पत्नी का रक्षा नहीं कर सकता वो क्या है, वो पति थोड़े ना है, वो मर्द थोड़े ना है, उसका मर जाना ही सही है। उसने एकदम सही किया, उसको मार दिया अपने भाई को ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की कृति क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम है। राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा, यानी कि कालिदास की जो कृति है क्या है, तो अभिज्ञान शकुंतलम है, जिसमें जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा क्या है, द्वितीय भारतीय रचना है, यानी द्वितीय भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। जिसका जो अनुवाद हुआ, यानी किसका अनुवाद, तो अभिज्ञान शकुंतलम का यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ है, और यह द्वितीय भारतीय रचना है जिसका जो अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। पहला कौन है, तो पंचतंत्र है, जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था। दूसरा ये है अभिज्ञान शकुंतलम। ऐसी प्रथम रचना है भगवत गीता, ऐसी प्रथम रचना है भगवत गीता, जो है प्रथम रचना है जिसका जो है यूरोपीय भाषा में क्या हुआ है, तो रचना हुआ है, यूरोपीय भाषा में रचना हुआ है भगवत गीता का। उसके बाद से अभिज्ञान शकुंतलम का हुआ है, उसके बाद से आपका पंचतंत्र का भी हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो गुप्त काल को। किस लिए कहा जाता है, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण क्या कहा जाता है, तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। तो सवाल है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण युग कहा जाता है। अब चलते हैं नोट देखते हैं। नोट, नगरों का क्रमिक पतन जो है गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थे। नगरों का जो क्रमिक पतन जो है गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। और आगे जाकर क्या होता है कि धीरे धीरे जो गुप्त काल के नगर थे उनका जो क्रमिक रूप से पतन होना शुरू हो जाता है, और यही इसकी क्या थी, तो महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो चलिए इसी के साथ से गुप्त काल समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपका दोस्त हूँ और आप मेरे दोस्त हैं। तो मैं अभी उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ जिस लेवल से जो है मुझे पढ़ाना जो है के बारे में मैंने सोचा है, और मेरे पास एक आइडिया है जिस पर मैं काम करने वाला हूँ आगे चलकर। तो अभी मेरे पास उस तरह के संसाधन नहीं है कि मैं उस तरह से पढ़ा सकूँ, तो इसके लिए अभी मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिस समय मैं उन संसाधनों का बस इंतज़ार कर रहा हूँ, जिस दिन मेरे पास वो संसाधन आएंगे, मैं उस दिन जो है आपको उस लेवल के पढ़ाऊँगा जिस लेवल के जो है बड़े बड़े कोचिंगों में लाख 1.5 लाख में जो है कोर्स बेचे जाते हैं। तो मैं कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मुझे कोर्स बेचने में कोई दिलचस्पी है, ना ही मैं कोई टीचर हूँ, ना ही मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, और ना ही मैं कोर्स बेचूंगा कभी भी। मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट के पास जो भी पैसे होते हैं वो पैसे उसके माता पिता, उसके परिवार के पैसे होते हैं, इसलिए आप अपने पैसे को बचाइए। जब फ्री में कोई पढ़ाने वाला है, आपको बेहतरीन पढ़ाने वाला है, तो कोर्स मत करिए, अपने माता पिता के पैसे को बचाइए, ताकि आपके माता पिता के काम आ सके, आपके परिवार के काम आ सके। जैसे अभी बीपीएससी टीआरई का क्या हुआ है, आंदोलन हुआ है टीआरई 4 का, उसमें किस तरह से लाठी डंडे स्टूडेंट पर बरसाए गए हैं। उसके पहले जो है बीपीएससी का फिर से पेपर लीक हुआ था, उसमें जो है क्या किया गया था, आंदोलन किया गया था, तो उस पर बच्चों को ठंड के मौसम में पानी बरसाया गया था। तो आप लोग पता है कि बहुत सारे आंदोलन हो चुके हैं, एसएससी से लेकर सब घोटाला होते हैं, पेपर लीक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस पर आंदोलन होते हैं, तो उसके बाद बच्चों को क्या मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत सारे बच्चों का पैर भी टूटा है, सर भी फूटा है। तो इसके ये सारी चीज़ें होता है। एक तो आप कोर्स करते हैं, पढ़ते हैं, उसका दूसरा पेपर देते हैं, पेपर लीक होता है, भ्रष्टाचार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो तो होता ही है। तीसरा ये हो जाता है कि आप उसके बाद आपका नहीं होता है तो आपके पैसे जो है चले जाते हैं व्यर्थ, क्योंकि आप पढ़ते तो हैं कोर्स लेकर, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम पारदर्शिता के साथ नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और दिन प्रतिदिन आप पढ़ते जाते हैं, समय बीतता जाता है, आप पर दबाव बढ़ने जाता है, पारिवारिक से लेकर सामाजिक हर तरह का दबाव बनते जाता है, आर्थिक तो बनता ही है।
तो कोर्स ना खरीद कर जो है पैसे को बचाइए, फ्री में पढ़िए, किसी भी टीचर या किसी के पास कोर्स मत खरीदिए, क्योंकि सारे के सारे जो है धंधा करने वाले लोग बन गए हैं। चाहे कोई भी कोचिंग वाला, सब के सब धंधा करने वाले बन गए, सब अपने कोर्स बेच रहे हैं। तो मैं कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ, मैं फ्री में पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो मैं हमेशा फ्री में ही पढ़ाऊँगा और उस लेवल का पढ़ाऊँगा जिस लेवल का बड़े बड़े कोचिंग्स में पढ़ाए जाते हैं। और मैं जिस दिन मेरे पास संसाधन हो जाएंगे उस दिन मेरे पास आइडिया ऐसा है जो अभी तक किसी भी पूरे देश में किसी भी टीचर के पास या किसी भी कोचिंग वाले ने ऐसा नहीं पढ़ाया। कंटेंट बनाना आज के समय में आर्टिफिशियल युग में एआई के द्वारा बहुत आसान है कंटेंट बनाना, और पढ़ाना भी और समझाना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो चीज़ तो है ही, कंटेंट बनाना आसान है, लेकिन जिस तरह से कंटेंट मैंने सोचा है उस तरह के कंटेंट बनाने में मुझे जो जब संसाधन हो जाएंगे तो करीब 6 महीने से लेकर 1 साल लगेंगे मुझे कंटेंट बनाने में। समझिए 10 से 15 मिनट में कंटेंट बना देते हैं कोई भी टीचर, चाहे कोई भी, मैं भी बना देता हूँ कंटेंट जिस तरह से वो बनाते हैं। और मैंने बनाकर जो है ना बहुत सारे कंटेंट बनाकर देख चुका हूँ। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कंटेंट नहीं, इससे भी बेहतरीन, लेकिन क्या होता है कि मेरे पास संसाधन नहीं है। 10 मिनट में, आधे घंटे में बन जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के कंटेंट एआई के माध्यम से आज बहुत ही आसान है। आने वाला समय तो क्वांटम तकनीक का है, क्वांटम तकनीक पर रिसर्च हो रहा है, तो दुनिया बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो मैं समझिए कि 6 महीने से लेकर 1 साल लगेंगे संसाधन होने के बावजूद भी मुझे कंटेंट बनाने में। और कंटेंट जब बनाकर मैं जिस दिन आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, मैं कब होऊंगा मुझे नहीं पता, इस साल में होगा या अगले साल में होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि संसाधन मेरे पास नहीं है उस तरह के तरीके का। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो हो सकता है कि इसी साल में मैं उस पर काम करना शुरू कर दूं, या नहीं कीजिएगा तो टाइम लगेगा। तो आपके सपोर्ट पर निर्भर करता है। सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत जल्द जो है मैं कंटेंट पर काम करना शुरू कर दूंगा। जब संसाधन हो जाएंगे मेरे पास तो और प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद आप देखेंगे और आप बोलेंगे कि इस तरह से किसी ने आज तक जो है यूट्यूब पर किसी ने टीचर ने नहीं पढ़ाया, पूरे इंडिया के किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया है, या किसी भी कोचिंग के द्वारा नहीं पढ़ाया गया है। ऐसा आइडिया किसी के पास अभी तक नहीं आया था। एक टीचर हैं, दिल्ली के हैं, और वो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। और शुरू वो किए थे द हिंदू जो होता है, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इस लेवल को जो यूपीएससी में जिस आपके पेपर से सवाल पूछे जाते हैं एडिटोरियल से, उस तरह का जो वो एनालिसिस कराना शुरू किए थे। और वो जो है उनका नाम है सुनील अभिव्यक्ति नाम है, उनका चैनल का नाम है सुनील अभिव्यक्ति नाम है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। सबसे पहले वो शुरू किए थे। ठीक है, IQ IP उनका कराते हैं। तो वो किए थे पूरा जो है द हिंदू हुआ, चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड हुआ, जो या द टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, बड़े बड़े स्टैंडर्ड लेवल के जो अखबार होते हैं उनका कराना शुरू किया। और उन्हीं का देखा देखिए बाकी जो है ना, अब यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि भरमार लगा हुआ है, पूरा भर गया है। हर कोचिंग वाला एनालिसिस करा रहा है द हिंदू का, इस पेपर का, उस पेपर का। उसके पहले कोई नहीं कराता था, और उस तरीके से अभी भी कोई नहीं करा रहा है। जिस तरीके से वो कराते हैं मेंस के लिए और प्री के लिए, उस तरीके का कोई भी पूरे इंडिया में कोई भी कोचिंग वाला नहीं कराता है। अगर जो लोग देखें वो जानते होंगे, सुनील अभिव्यक्ति नाम है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उनको ढूंढिए और देखिए उनका पूरा जो भी है आपका एनालिसिस कराते हैं। द हिंदू का हो, चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड का हो, चाहे इकोनॉमिक्स टाइम्स का हो, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, जितने भी स्टैंडर्ड लेवल के आपके पेपर हैं, न्यूज़पेपर, उनका कराते हैं। उस तरीके का जो है ना एनालिसिस कोई नहीं कराता है। और उनका एनालिसिस जो देख लेगा वो यूपीएससी में करंट अफेयर्स में उसको दिक्कत नहीं होगी, ना ही मेंस में उसको आंसर राइटिंग में दिक्कत होगी। उस लेवल के वो कराते हैं। तो उस तरीके का टीचर बहुत कम है। तो ये जो आइडिया उनका था, लेकिन मेरा आइडिया कुछ और है। मेरा आइडिया उनकी तरह नहीं है कॉपी पेस्ट, ना ही मैं किसी का कॉपी पेस्ट करता हूँ, ना ही मुझे पसंद है। मेरा आइडिया कुछ अलग है, जो अभी तक किसी टीचर के द्वारा नहीं किया गया है, ना ही किसी प्रोफेसर के द्वारा, ना ही किसी बड़े टीचर के द्वारा, ना ही किसी कोचिंग के द्वारा। तो वो आइडिया मेरे पास है जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं जिस दिन वो लेकर आऊँगा उस दिन पूरा जो भी स्टूडेंट देखेंगे वो कहेंगे कि हाँ, इस तरीके से आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं था, समझाया नहीं था, बताया नहीं था, दिखाया नहीं था। उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो तब तक के लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। ये आपका अपना चैनल है। मैं कभी भी कोर्स नहीं बेचूँगा, ना ही मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है, क्योंकि जो स्टूडेंट है उनकी प्रॉब्लम क्या है वो सिर्फ स्टूडेंट ही समझ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस देश में जिनकी उम्र 37 साल, 38 साल, 40 साल हो गए हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। और समाज में जो है लोग उनको ताने देते हैं, ये इसके बस का नहीं है। जहाँ जाओ वहाँ पूछते हैं तुम्हारा क्या हुआ, क्या कर रहे हो, अभी पढ़ ही रहे हो, कब तक पढ़ोगे। बहुत ताने दिए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एक स्टूडेंट के पास। तो मैं उस प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। बाकी लोग कोर्स बेचने में लगे हैं, पूरा झूठ फैलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कोर्स बेचा जा रहा है, धंधा किया जा रहा है। तो मैं धंधा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं
स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझता हूँ। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट का मतलब जो है जो हमेशा सीखे, हर किसी से सीखे। मैं हर किसी से सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। अगर किसी की सलाह हो, कोई सलाह देना चाहता हो तो कमेंट में अपनी सलाह दे सकता है, अपनी राय दे सकता है। मेरा काम है सोचना, समझना, उस पर अमल करना, और अगर सही आप सलाह देते हैं तो उसको अमल करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि सही सलाह अगर कोई भी देता है, चाहे कोई भी हो, आपका छोटा बच्चा भी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, उस सलाह को अगर सही है तो उसको मानना चाहिए, अगर गलत है तो नहीं मानना चाहिए, चाहे कोई दे। ठीक है, तो मैं इसमें विश्वास करता हूँ, सच्चाई, अच्छाई, भरोसा और विश्वास में। तो चलिए, मैं कोर्स नहीं बेचूंगा, आपसे ये वादा करता हूँ, और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, कि आप भी देखेंगे कि कोई है जो इस तरह से भी पढ़ाता है, या इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है। आने वाले समय में लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। चलिए, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लाइफ में हमेशा सफल बनिए, अपने पैसे को बचाइए, जितना हो सके अपने पैसे को बचाइए। मैं एक कहानी बता रहा हूँ। मेरे गाँव में 18 लड़के थे जो मैट्रिक जो है ना पास किए, 18 लड़के और लड़कियां मिलकर। मैट्रिक पास करने के बाद वो ऐसे घर से नहीं थे कि ये मतलब नहीं जा सकते हैं, वो ऐसे घर से हैं कि कहीं भी पढ़ सकते हैं, पैसे वाले हैं, पैसे वाले हैं, पैसे वाले। किसी के पास 4-4 ट्रक है, 5-5 ट्रक है, किसी के पास मतलब समझिए कि सब पैसे वाले हैं। फिर भी कोई भी 10th के पास कहीं नहीं गया, ना पटना गया, ना कोटा गया, ना कहीं और गया, कहीं नहीं गया। सब 10th करने के पास गाँव से ही पढ़े और 12 पास किया। 12 में बहुत ही अच्छा मार्क्स है। फिर यहीं से जो है गाँव से ही पढ़कर, घर से ही पढ़कर एक लड़की का बिहार पुलिस में निकला है। ठीक है, एक लड़के का, एक नहीं 3 लड़के का बिहार पुलिस में निकला है, और एक लड़की का निकला है। और फिर एक और लड़की थी, उसकी बड़ी बहन, उसका भी गाँव से ही पढ़कर जो बिहार पुलिस में, अभी बिहार पुलिस में जॉब कर रही है। तो इस बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, इसमें जो है 3 लड़कों का जो है प्री का एग्जाम हुआ था, और दौड़ भी निकाले हैं। अब देखिए क्या होता है, जब मेरिट लिस्ट आएगा उसमें क्या होता है। तो उसके बाद से बिहार एसएससी का भी ऐसे एग्जाम देते हैं, निकालते हैं, और आपका भी क्या बोलते हैं, एमटीएस का भी निकाला था एक लड़का। तो घर से ही पढ़कर बहुत सारे बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, घर से ही पढ़कर। कहीं पटना कोटा कहीं नहीं गए, कहीं हॉस्टल में नहीं रहे, नहीं कहीं कहीं पैसा वो अपना खर्च किए, ऑनलाइन पढ़ के ही, यूट्यूब से ही रिजल्ट दे रहे हैं, घर से बैठकर ही। उनका महीने का, आप पटना रहिए या कोटा रहिए, चाहे किसी और राज्य में रहिए, दिल्ली रहिए, मुंबई रहिए, कहीं रहिए, जहाँ भी पढ़ने वाला स्थान वहाँ पर रहिए, आपके कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये महीने का लग जाएंगे। लेकिन वो हर महीने 8 हज़ार बचा रहे हैं, घर से रहकर पढ़कर जो है घर का काम भी करते हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो पटना पढ़ रहे हैं, पटना से नहीं, आप अपना पैसा बचाइए, हॉस्टल में रहिएगा, पटना में चाहे कोटा में कहीं भी, तो हॉस्टल वाले का क्या है, उसके हॉस्टल वाले की कमाई हो रही है, वहाँ के लोग उनकी कमाई हो रही है, रेंट पर आ रहे हैं तो रूम वाले की कमाई हो रही है, खाना पीना सब कुछ। आपका तो महीने का 8 हज़ार जा रहा है, तो साल का जोड़ लीजिए। आप 5 साल रह गए, अगर किसी भी शहर में तैयारी कर रहे हैं, 5 साल में नहीं हुआ, तब जोड़ लीजिएगा आपका कितना पैसा जो है आपका लॉस हुआ। वही कोई बच्चा है घर से ही तैयारी कर रहा है तो उसका पैसा बच रहा है। तो एक एक रुपया जो है पैसा बचाइए, घर से ही तैयारी कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पटना, मुंबई या दिल्ली, कोटा, इलाहाबाद जाकर ही पढ़कर आप सफल होंगे, नहीं। पढ़ने वाला घर से ही पढ़कर सफल हो रहा है, रिजल्ट दे रहा है। और नहीं पढ़ने वालों का जो है ना, पटना हो, कोटा हो, राजस्थान हो, चाहे कहीं भी हो, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, कहीं भी हो, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पैसा होगा, बचेगा। अगर मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं घर से ही, पैसा तो बच रहा है ना। अगर आगे चलकर आपका रिजल्ट नहीं हुआ कोई किसी कारण से, यानी आपकी किस्मत साथ नहीं दिया, 1 नंबर 2 नंबर या कहीं भी फेल हो जा रहा है, आने वाले समय में आपके पास पैसा होगा तभी आप बिजनेस करेंगे। अब साल का 5 लाख जो है ना, 5 साल में मान लीजिए कि 5 लाख खर्च कर दीजिए, नहीं हुआ, और आगे आप जो है बिजनेस करना चाहते हैं, तो पैसा होगा तभी तो कीजिएगा, पैसा होगा तभी तो बिजनेस कीजिएगा। तो पैसा भी नहीं है, नौकरी भी नहीं हुआ, तो इसलिए पैसा बचाइए, कोर्स मत खरीदिए, और जहाँ जितना हो सके अपने घर पर रहिए, आसपास में ही रहिए और पढ़िए। समझ गए, ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ही पढ़िए और अपना पैसा बचाइए, कोर्स मत खरीदिए, ताकि आने वाले समय में नौकरी आपके हाथ में नहीं है। नौकरी आपके हाथ में तो कोई भी ले लेगा, नौकरी हाथ में होता तो जितने भी लड़के आज बेरोजगार हैं वो बेरोजगार नहीं होता है। तो नौकरी जो है, मेहनत करना, कर्म करना आपके हाथ में है। नौकरी होगा नहीं होगा ये ऊपर वाले के हाथ में है। समझ में आई बात। तो आप अपने पैसे को बचाइए, तैयारी कीजिए, अगर नहीं हुआ तो उस पैसा बचे रहेगा, तो उस पैसे से बिजनेस होगा, कम से कम आपका परिवार तो चलेगा, आपका जीवन तो चलेगा। नहीं तो एक कहावत है कि धोबी को कुत्ता, ना घर का ना घाट का। एक और कहावत है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर को हम। तो वही स्थिति आजकल के जो है स्टूडेंट का, उनका हो जा रहा है। बड़े बड़े कोचिंग में जा रहा है, 1.5 लाख 2 लाख सिर्फ फीस दे रहे हैं, रहना खाना पीना सब कुछ। अब बाद में पता चल रहा है कि 4-5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल। मैंने तो एक लड़के का देखा था यूट्यूब पर, वो 10 साल रहा दिल्ली में, यूपीएससी की तैयारी किया, 24 से 25 लाख उसके खर्च हो गए, और हुआ कुछ नहीं। भाई साहब, इससे अच्छा है कि 24 लाख 25 लाख तुम खर्चा किया, नहीं हुआ, क्या गारंटी थी हुआ, नहीं हुआ ना। तो अगर बचाया होता, घर से तैयारी किया होता, पैसा बचाया होता, तो उसके जगह आप बिजनेस कर लेता, 24 लाख रुपये में बिजनेस कर लेता, परिवार चलता। लेकिन आज क्या है, कुछ नहीं हुआ, बिजनेस भी नहीं कर पाओगे, जमीन बेचकर जो है ना पूरा तैयारी किया यूपीएससी का।
तो नौकरी जो है ना, जो है किस्मत से मिलती है, मेहनत से और पढ़ाई से पद का, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेहनत से और पढ़ाई से पद का और पैसे का कोई संबंध नहीं है। ये ध्यान दीजिए, कोई संबंध नहीं। आपको लगता है कि नहीं है, तो बहुत सारे जो है लेबर हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारे बालू जो है ना, बालू पे जाके खदानों में देखिए, बहुत सारे जो है पलदार होते हैं, पलदार यानी कि बोरा ढोने वाले, बहुत सारे हैं मार्केट में। आप बोरा ढोते हैं, क्या आप उसके जैसा मेहनत कीजिएगा? आपको दे दीजिए करने के लिए, 2 ही बोरा में आप हाँप जाइएगा, और गर्मी के दिन में तो और हालत ख़राब हो जाएगी। तो मेहनत तो वो भी करता है, गधा भी मेहनत करता है, तो क्या वो पैसा कमा पाता है उतना, करोड़ों रुपये कमा पाता है? नहीं। तो मेहनत से नहीं होता है, दिमाग से होता है। दूसरा, पढ़ाई से। आज के समय में पढ़े लिखे लोग रोड पर घूम रहे हैं, अनपढ़ 7वीं फेल 9वीं फेल मुख्यमंत्री बन जा रहा है, अपराधी मुख्यमंत्री बन रहा है, मंत्री बन रहा है, जिनको पढ़ने नहीं आता है, संविधान शपथ लेने नहीं आता है, जिनको बोलने नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, अपराधी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मंत्री बन जा रहा है, मुख्यमंत्री बन जा रहा है, और पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं। तो पद और पैसा जो है ना, वो किस्मत से मिलता है, उसका संबंध मेहनत से और पढ़ाई से लेना देना नहीं है। इस देश में एक से एक पढ़े लोग विद्वान हैं। जन स्वराज अभी बिहार में चुनाव हुआ था, जन स्वराज में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर थे, बहुत सारे किताबों के राइटर थे, वो हार गए। एक से एक डॉक्टर थे, हार गए, और गधे जीत गए। तो ये चीज़ बता रहा है कि मेहनत और पढ़ाई का, पैसे और पद से, पद यानी कोई भी पद हो, मुख्यमंत्री का हो, सीएम का, पीएम का। पीएम देखिए क्या है, पीएम प्रधानमंत्री क्या है, देख लीजिए, उनका डिग्री उनका क्या है, देख लीजिए। एक से एक गधे अपराधी जो है ना, सीएम पीएम, मतलब ये सब बनते जाते हैं। तो यही चीज़ है कि मेहनत और जो है पैसे का, जो है मेहनत और पद का, पैसे और ना पद और पैसे का, यानी पैसा आप कमाइएगा, उसका लिंक पढ़ाई से नहीं है और मेहनत से नहीं है। पद आपको मिलेगा, उसका लिंक जो है ना मेहनत और पढ़ाई से नहीं है, गधा भी बन जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपकी किस्मत में होगी तो आप नौकरी होगी, किस्मत होगी तो प्रधानमंत्री बन जाइएगा, किस्मत होगी तो मंत्री बन जाइएगा, अपराधी होने के बावजूद भी। नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ इतनी लंबी बात के लिए। जय हिंद, जय भारत।